बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं अरबाब जहानी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी नून लीग की इलेक्शन की तैयारी, मरियम की जबान पर चिंची, नवाज शरीफ की वापसी, रूसी तेल आ गया, मुराद अली शाह की तनकीद और मवेशी मंडियों की रौनक। और इलेक्शन के मामले पर नून लीग ने यू टर्न ले लिया। कल तक फरार की कोशिशें करने वालों ने अब तैयारी शुरू कर दी। इजलास में मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत हुई। पंजाब और केपी में इंतखाबी टिकट्स के हवाले से पार्टी के सूबाई सदूर से रिपोर्ट तलब कर ली गई। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मंशूर के लिए कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मंशूर के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है, जबकि इंतखाबी मंशूर में नौजवानों को टारगेट करने का कहा गया है। मॉडल टाउन में शरीफ खानदान के इजलास में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन के मामले पर नून लीग ने यू टर्न ले लिया है। कल तक फरार की कोशिशें करने वालों ने अब तैयारी शुरू कर दी। इजलास में मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत हुई। फर्रार की तमाम कोशिशों के बाद नून लीग इंतखाबात के लिए तैयार। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। लाहौर मॉडल टाउन में शरीफ खानदान की मीटिंग हुई, जिसमें वफाकी वुज़रा और मुआविनीन भी शरीक थे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, हमजा और सलमान शहबाज की मुलाकात हुई। इजलास में आम इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी बातचीत हुई। इजलास में बलूचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद किए जाने के इम्कान पर गौर किया। नवाज शरीफ की हिदायत पर मंशूर कमेटी भी बनाई गई। कमेटी को हिदायत की गई है कि इंतखाबात का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाए। आगे देखिए तेजी से बढ़ता बेपोर जॉय। और जमाते इस्लामी फुल चार्ज। जिस जहाज में जमात बनी थी उसी जहाज में वापस चली गई। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर भागी तरीन परवार। शुजाबाद जलसे में कहा 26 साल में बनाई गई पार्टी 26 मिनट में किरची हो गई। इंतखाबात से भागती नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अब इतनी सी तहरीक इंसाफ बची है कि चिंगटी रिक्शे में पूरी आ जाएगी। पार्टी के तमाम ओहदे भी एक ही शख्स के पास हैं और वोटर भी वही है। मरियम नवाज ने कहा नून लीग को रुलाने वाला बाजमात रो रहे हैं। नवाज शरीफ को भी जिंदानों में डाला गया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि फलां चीज जला दो। के जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची हो गई। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात का वोटर भी खुद है। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। उसको अटक के लेके जिंदानों में फेंका गया, लेकिन क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कहा कि फलां चीज को आग लगा दो, फलां चीज को तोड़ दो? नई सियासी जमात बनाना सबका हक। नई सियासी जमात लंदन वालों के कहने पर बनी है। सियासतदान सियासत को तिजारत बनाकर लूट रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा लोग बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम नहीं कर पा रहे, मगर हुक्मरानों की अयाशियां खत्म नहीं हो रही। कोई मुल्क कर्ज लेकर तरक्की नहीं कर सकता। जमहूरी मुल्क है, जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है। जिसका जी चाहे लंदन जा सकता है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक मेरा सोच है, बल्कि इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। तो मैं बात करता हूँ कि इस मुल्क की जो हालत हुई है वो पिछले 30-40 साल से एक्यूमुलेट हुई। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि जब ये PDM वाले कहते हैं कि सारा बेड़ा गर्क जो है वो सिर्फ 3 सालों में हो गया, वो कहते हैं कि शायद इन्होंने 1 साल में कर दिया। ये चीज़ें
حقیقت کے برعکس ہیں. اس ملک کو برباد کرنے میں سب نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا ہے, اور یہ جب تک میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک ہم اپنے ملک کو پہلے اپنے مفادات کو بعد میں نہیں رکھیں گے, اس وقت تک ملک جو ہے یہ ترقی کے راستے پہ گامزن جو ہے وہ نہیں ہوگا. استحکام پاکستان پارٹی کے سرپرست اعلیٰ جہانگیر خان ترین اسلام آباد سے لندن روانہ ہو گئے. وہ 2 ہفتے لندن میں قیام کریں گے. جہانگیر ترین کے قریبی ذرائع کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی کے سرپرست اعلیٰ لندن میں اپنا طبی معائنہ کروائیں گے. انہیں کورونا کے بعد سے مختلف طبی مسائل کا سامنا ہے. جہانگیر ترین کی نواز شریف سے ملاقات ہوگی یا نہیں, اس حوالے سے ابھی کچھ طے نہیں. کسی سیاسی جماعت اور لیڈر پر پابندی کے حق میں نہیں. 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جس کا جو کردار ہے اسے سزا ملنی چاہیے. جن سے زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کیا جائے. نون لیگی رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے. الیکشن کے لیے سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. جاوید لطیف نے کہا پاکستان کو مستحکم کرنا ہے تو قوم کو مکمل سچ بتانا ہوگا. کسی سیاسی جماعت پہ پابندی, کسی سیاسی لیڈر پر پابندی کسی کو مائنس کرنے کے نہ کبھی حق میں تھے نہ ہیں. 9-10 مئی کے کوئی ورکر ہے, کوئی لیڈر ہے, کوئی سہولت کار ہے, کوئی قیادت ہے, جس کا جو رول ہے وہ رول کی اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں وقت مقررہ پر انتخابات ہوں, مگر یہ میرا نہیں 23 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جائے اور پاکستان پر رحم کرتے ہوئے نواز شریف کو لایا جائے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں یا اگلے دنوں ہماری کسی سے ڈیل ہے کہ ہمارے بعد کوئی اور نہیں, کوئی ڈیل نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی. کل تک کشکول توڑنے کی باتیں, آج آئی ایم ایف کا آسرا. شہباز شریف نے یو ٹرن لے لیا. لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں. امید ہے اسی ماہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا. اگر معاہدہ نہ ہوا تو قوم سے خطاب کروں گا. شہباز شریف نے کہا سیاسی استحکام تک ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا. شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے عوامی بجٹ پیش کیا ہے. حکومت مسائل کے باوجود تنخواہوں میں 35% اضافہ کر چکی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دقت نہیں. ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی ایمانداری سے پوری کر دی. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ اسی مہینے میں ہوگا. مجھے پوری امید ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے باوجود بھی اس میں وہ کوئی تاخیر ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے خطاب کروں گا. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ہم لاکھ کوششیں کر لیں, معاشی استحکام نہیں آ سکتا. بجٹ آیا ہے, تمام تر مشکلات کے باوجود جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک ان کو ہم نے 35% ہم نے اضافہ کیا. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بطور وزیر خزانہ تینوں ادوار میں معیشت تباہ ہوئی. وہ اس عہدے کے لیے غیر موزوں ہیں. اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا صرف 1 سال میں شرح نمو کو 6.1% سے 0% پر لا کر معیشت کو کریش کر دیا. ریکارڈ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا. 48% افراط زر پچھلے 75 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا. کرنسی مسلسل گر رہی ہے. اپریل 2022 سے اپریل 2023 کے درمیان سرکاری قرضے میں 15.6 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا. جان بوجھ کر آئی ایم ایف پروگرام کو پٹری سے اتارا گیا. اگلے سال کے بجٹ میں کراچی کے لیے 182 ارب کی اسکیمیں رکھی ہیں. 52 ارب روپے کی K4 اسکیم وفاق کے پاس منظوری کے لیے زیر التوا ہے. آنکھیں کھولیں اور تعصب چھوڑیں تو بجٹ میں بہت کچھ نظر آئے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ برس پڑے. کہا بغیر پڑھے بجٹ پر صرف تنقید کی جا رہی ہے. بجٹ میں 4 بڑے اہداف ہیں جن کے لیے 800 ارب روپے مختص کیے ہیں. اضلاع کے ترقیاتی اخراجات کے لیے 20 ارب روپے مختص ہیں. اگلے سال کے بجٹ میں فائنانس سکیمز ہیں وہ تقریباً 81 پلس 182 ارب روپے کی سکیمز بجٹ میں ہیں. 182 ارب ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں PC1 پھنسا ہوا ہے. میں نے ابھی بھی پرائم منسٹر سے کہا تھا مہربانی کر کے وہ جلدی اپروو کریں تاکہ ہم اپنی 52 ارب روپے کی اسکیم ہے جو آگمنٹیشن کی K4 کے اپنی آنکھیں کھولیں, تعصب نکالیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا ان بجٹ کی کتابوں میں. بہت ہی معذرت کے ساتھ کتاب کھول کے آپ بھی دیکھ لیں تو آپ کو بھی نظر آ جائے گی. بڑے 4 ہیڈز ہیں, ان چاروں کو آپ ملائیں تو تقریباً 800 ارب ہو جاتا ہے. اور یہ سارے اسینشل سروسز ہے. 20 ارب روپے تقریباً ڈسٹرکٹ ADP کے بھی خرچ کر رہے ہیں.
समुद्री तूफान बिपरजॉय में आइंदा आने वाले चंद घंटों में शिद्दत आने का इम्कान है। एनडीएमए के मुताबिक समुद्री तूफान से साहिली इलाकों में तेज आंधी, तूफानी बारिशें, तुग़यानी हो सकती है। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं और 25 फीट ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकराएंगी। महकमा मौसमियात ने 11वां अलर्ट जारी किया है। तूफान के खतरे के पेश नजर साहिलों पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया है। समुद्री तूफान बिपरजॉय का शदीद खतरा, अगले 24 घंटों में शिद्दत का खदशा। सिंध हुकूमत ने समुद्री तूफान के पेश नजर हंगामी मंसूबा बना लिया। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं और 25 फीट ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकराएंगी। एनडीएमए पाकिस्तान ने ट्वीट में NEOC अपडेट जारी किया, जिसके मुताबिक समुद्री तूफान अगले 24 घंटों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तूफान 13 जून तक मुमकिना तौर पर सिंध के जुनूब और जुनूब मशरिकी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है, जिससे साहिली इलाकों में तेज आंधी, तूफानी बारिशें और तुग़यानी आ सकती है। सिंध हुकूमत ने समुद्री तूफान के पेश नजर हंगामी मंसूबा बना लिया। साहिली इलाकों से तकरीबन 10,000 अफराद का इनखला किया जाएगा। ठट्टा और बदीन की जिले इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिए। महकमा आपाशी और दीगर मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां और मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। समुद्री तूफान बिपरजॉय का रुख सिंध के साहली इलाकों की तरफ है। तूफान इस वक्त बहिरात में कराची के जुनूब में 690 किलोमीटर के फासले पर है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। मोहम्मद सलीम, मजीद क्या अपडेट्स हैं इस तूफान के हवाले से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें तूफान बिपरजॉय शिद्दत अख्तियार करके ताकतवर तूफान बन चुका है। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात के दरमियान किसी जगह जो है वो टकराए जाने का इम्कान है। समुद्री तूफान इस वक्त बहिरा अरब के मशरकी वस्त में मौजूद है। तूफान के गिर्द 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा की झक्कड़ में भी चल रहा है। साजगार माहौल के सबब से समुद्री तूफान मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जून को जो है वो शुमाल मशरिक जनूबी सिंध केटी बंदर की तूफान रुख करेगा, जबकि तूफान 15 जून को केटी बंदर और इंडियन के गुजरात से इस सिस्टम का टकराएगा। इस सिस्टम के जो है वो इस वक्त भी इस सिस्टम में की मौजूदगी में जो है वो 25 से 30 किलो जो है वो फिट बुलंद लहरें अब भी मौजूद है। आज वज़ीर आला सिंध की जानिब से ऐलान किया गया और कि उन्होंने जो है वो कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी गई है शहर से तमाम जगहों से बिल बोर्ड्स हटाने के, और शहरियों को अपील की गई कि ठीक है मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया है। बहरी जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल से लदा हुआ है। समुद्री तूफान से कबल ही जहाज कराची पहुंचने में कामयाब हो गया। रूस से खाम तेल की 50,000 टन की दूसरी खेप एक हफ्ते में कराची पहुंचेगी। अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश, पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल लदा है। खुशकिस्मती से समुद्री तूफान से कबल ही जहाज कराची पहुंचने में कामयाब हो गया। शिपिंग जराये का कहना है कि रूसी खाम तेल का जहाज कराची पोर्ट की ऑयल पियर 2 पर तेल तरसील करेगा। जहाज को आज रात बर्थ पर लगा दिया जाएगा। रूस से दरामद होने वाला खाम तेल पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने के साथ खाम तेल की दरामद से ज़राए मुबादले पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने में मदद करेगा। रूस से खाम तेल की 50,000 टन की दूसरी खेप एक हफ्ते में कराची पहुंचेगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल की खरीदारी के मुआहदे के बाद रूस से खाम तेल की पहली खेप कराची पोर्ट पहुंची है। माहिर मईशत अरशद अब्बासी कहते हैं रूस से एक जहाज के आने से पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमती वजीर खुद भी इस बात का एतराफ कर चुके हैं। बोल न्यूज़ से बातचीत में कहा कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि बाहर से क्रूड ऑयल आए और रिफाइनरी पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ड्यू डिलिजेंस के पहले बिल्कुल साफ करना कि क्या वाकई में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो जो ऑयल लेके आ रहे हैं तो सल्फर कितना है, और फिर क्या वहाँ पे रिफाइनरी कैलिब्रेशन हमें चाहिए नहीं चाहिए, कितना एक वो रशियन ऑयल मंगवा सकते हैं। देखें ये काम अगर काश हमारे मुल्क में होता तो आज हम ना हो। ये तो बस एक फैशन था, रूस से ऑयल लाना है, ऑयल आ गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मैं इसको खुद कह चुका है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये कितने अफसोस की बात है। हालांकि साथ इंडिया भी मंगवा रहा है, वो लोग पहले ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, उसमें फेक एक्सपर्ट नहीं, जाली एक्सपर्ट नहीं, वहाँ जेन्युइन साफ। तो पाकिस्तान का एक देखिए ये अलमिया है, ये अफसोस की बात है
کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کیلکولیشن ہی نہیں تھی. جب آ چکا ہے تو پہلے آ رہے ہیں جی اس سے تو فرق نہیں پڑے. میں یہ کہوں گا کہ 7 لیبر ایران سے دیکھیں کتنا آئل آ رہا ہے. مگلنگ کے ذریعے جو میری 2 دن پہلے کی جو فگر ہے تقریباً 80 لاکھ لیٹر ڈیزل آ رہا ہے, وہ 60 لاکھ لیٹر پٹرول آ رہا ہے. اور انڈیا بھی اسرائیل امپورٹ کر رہا ہے, کروڈ امپورٹ کر رہا ہے. لیکن آفیشلی نہ آفیشلی وہ ایک کمپلیکس سائنس ہے جو یہاں پاکستان میں تو کسی کا کام نہیں ہے جی کام کرے. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے ہر طرف تباہی کے نشان, چھتیں, دیواریں, درخت اور سائن بورڈز ڈھیر ہو گئے. مختلف حادثات اور واقعات میں 34 افراد لقمہ اجل بنے. پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی, چھتیں اور دیواریں گر گئیں, درخت اور سائن بورڈز اکڑ گئے. چھتیں اور دیواریں تیز ہوا اور بارش کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں. تیز ہوا نے درختوں کو جڑ سے اکاڑ دیا, سائن بورڈ زمین پر آ گرے. سب سے زیادہ اموات بنو میں ہوئی جہاں 15 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے. لکی مروت میں 5, کرک میں 4 افراد جان سے گئے. ڈی آئی خان میں خاتون اور بچی چل بسی. سوات میں تیز بارش, انگو, کوہاٹ اور سوابی. پشاور میں تیز آندھی اور بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو. وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت متاثرہ افراد کی مدد کرے گی. میئر کراچی کے الیکشن میں ممکنہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر ریلیاں نکالی گئیں. کراچی میں تحفظ کراچی مارچ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا اپنے مینڈیٹ پر سودے بازی نہیں کریں گے, اپنی جیتی ہوئی نشستیں واپس لینے کے لیے عدالت جا رہے ہیں. کراچی کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی سراپائی احتجاج. کراچی میں جماعت اسلامی کے تحفظ کراچی مارچ میں ہزاروں افراد کی شرکت. مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے مظاہرے اور ریلیاں. شاہراہ قائدین پر جماعت اسلامی کے تحفظ کراچی مارچ میں مرد خواتین کارکنوں نے شرکت کی. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اپنے مینڈیٹ پر سودے بازی نہیں کریں گے, اپنی جیتی ہوئی نشستیں واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ہم اس مینڈیٹ پہ سودے بازی قبول نہیں کریں گے. کل سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن فائل ہو رہی ہے. ہم اپنے مینڈیٹ سے دستبردار نہیں ہوں گے. لاڑکانہ میں مظاہرین نے پیپلز پارٹی کے خلاف نعرے لگائے. شرکاء نے کہا کہ حافظ نعیم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ بند کیا جائے. مٹھی میں بھی سینکڑوں افراد نے ریلی نکالی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف نعرے بازی کی. عمرکوٹ میں پریس کلب کے سامنے مظاہرے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. بہاول نگر میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے ریلی نکالی, بینرز اٹھائے. شرکاء نے زبردست نعرے بازی کی. کوئٹہ میں بھی جماعت اسلامی کے کارکنوں نے ریلی نکالی. شرکاء نے جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حافظ نعیم الرحمان کو میئر کراچی بننے کی پیشگی پر مبارکباد دی. جلسے سے خطاب میں کہا 15 جون کو کراچی میں خوشی کا سورج طلوع ہوگا. عوام کا مینڈیٹ جماعت اسلامی کے پاس ہے, میئر جماعت اسلامی کا ہی ہوگا. اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے ہر آئینی راستہ استعمال کریں گے. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی صورت میں ایک اور میئر کا مبارکباد دے کر 15 تاریخ کا سورج کراچی کے لیے کامیابی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. ہم مینڈیٹ کی تحفظ کے لیے ہر وہ کام کریں گے انشاءاللہ جو آئین اجازت دیتا ہے. پیپل پارٹی اور سندھ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, لوگوں کی آواز کو سنو, کراچی کے مینڈیٹ کو قبول کرو. پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں کام کیا ہے. ایک بندہ اتنا چیخ رہا ہے کہ اب اس کو جا کر گھر آرام کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے حافظ نعیم الرحمان پر وار. کہا اگر ٹی وی پر رونے والا آدمی تعصب کرتا ہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں. یہ رونے والا شخص 15 جون کے بعد خاموش ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے کراچی میں, اور اسی وجہ سے کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیلا ہوگا. تو میں آج کل ٹی وی دیکھتا ہوں تو مجھے بیماری شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک آدمی اتنا رو رہا ہے, وہ یہ ہو گیا, وہ بھائی ایک طرف کہتے ہو کہ اکثریت ہمارے پاس ہے اور پھر کہتے ہو نہیں الیکشن نہیں کراؤ. یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اپنی آنکھیں کھولیں, تعصب نکالیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا ان بجٹ کی کتابوں میں. ہاں لیکن اگر آپ اپنی ایک ٹنل ویژن کرنا چاہتے ہیں اور صرف تعصب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ بڑا میں کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا, اس کا صرف ایک مقصد ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی سے ڈر گیا. اب ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گئے سوائے برائی کرنے کے. اور ہر چیز میں کرتے ہیں. میں تو ابھی آج کل ایک شخص کر رہا ہے, 15 کے بعد وہ چپ ہو جائے گا.
जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट कबूल करना चाहिए। हम भी किसी ओहदे पर आए बगैर कराची के लिए काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची के मेयर के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब का दावा, कहा मेयर बनने के इख्तियारात का रोने के बजाय काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने जवाब दिया, जमात इस्लामी के मैंडेट पर शबखून ना मारा जाए। कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। पूरे पाकिस्तान में आज यौम एहतजाज डिक्लेयर किया है। आज पूरे पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह कराची के अवाम के साथ उनके मैंडेट के साथ खड़े होंगे। अब भी ये उनसे कहते हैं कि वो मैंडेट तस्लीम करें और जमात इस्लामी के इस मैंडेट को कि उसका मेयर बनने जा रहा है उसके ऊपर शबखून न मारें। जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए जो मौका कराची की अवाम ने बिलावल साहब को दिया है। नशिस्तों के एतबार से भी जमात इस्लामी की नशिस्तें सिंगल पार्टी के लिहाज से भी सबसे ज्यादा थी, जिसको रीकाउंटिंग करके पूरे इलेक्शन के अमले और आरोज के जरिए छीना गया। हम आज भी हम ओहदों पर नहीं आए, लेकिन फिर भी फोकस कर रहे हैं कि काम शहर कराची में कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ काम होने की जरूरत। कराची में इंतखाबात पर और कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका की जामिन है। मुल्की फ़ज़ाई दिफ़ाई जिद्दत की जानिब गामसन, पाक फ़ज़ाई का बेड़ा मज़ीद मजबूत हो गया। बेल्जियम से C-130 हरकुलेस 7 तैयारे पाक का हिस्सा बन गए। मज़ीद तैयारों की शमूलियत से C-130 की तादाद तकरीबन 2 दर्जन हो गई। दोनों ममालिक में तैयारों का मुआहदा 2019 में हुआ था। शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से झड़प में पाक आर्मी के 3 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशत गर्दों को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में दहशत गर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी। मीरन शाह के इलाके में दहशत गर्दों सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। झड़प के दौरान सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद की गयी। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। बलूचिस्तान में कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी का हिस्सा रहने वाले मरी कबाइल के वडेरा फलक शेर मरी और जावेद मरी ने हथियार दिए। खुसूसी पैगाम में कहा कि कौमी धारे में शामिल हो गए हैं, भाई रिहा हो गया, नौकरी भी बहाल हो गई। फरारियों को पैगाम है कि दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वडेरा फलक शेर गज़नी मरी शाख मंदानी फिर 2015 पे सरेंडर हो चुका हूँ, कौमी अदारे पे शामिल हो चुका हूँ। हमारा भाई भी रिहा हो गया, हमारा जो नौकरियाँ थी वो भी बहाल हो गए। हमारा ये पैगाम है, जो हमारा भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ रहे हैं, मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी ये हत्या शामिल हो जाएं, अपना सुकून का ज़िंदगी गुजारें, अपना बच्चों के साथ रहें। गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है कि इसने हमारे साथ ये तावन किया है कि हम लोगों को अपना वो जान बख्शी करे या जो भी रियायत की है उसने हम लोगों के साथ की है। हमारा पैगाम उन लोगों के लिए जो पहाड़ों में बैठे हैं, फरारी ज़िंदगी गुजार रही है। हम तो उन लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि भाई आ जाओ नीचे, ताकि मुल्क पाकिस्तान के साथ मिलकर अपना हक यहाँ पे भी हम मांग सकते हैं। 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को कौम के सामने अयां किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस की क़यादत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने की। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कौम के सामने आया किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस की क़यादत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने की। कहा कि पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुहिम को रद्द करते हैं। ये उलमा मशाइख का इज्तिमा मुतालबा करता है कि सिर्फ वो लोग नहीं जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनके सहूलतकार, उनके ज़हन साज, उनको वहां ले जाने वाले, तो हम उनको भी सजा याफ्ता देखना चाहती है, तो हम उनके लिए भी सजा चाहती है। मुख्तलिफ मकतब फिक्र के 1000 से जायद उलमा ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। एलामिये में आर्मी एक्ट के तहत बनाई जाने वाली अदालतों को जायज करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस में नौजवान नस्ल को शिद्दत पसंदी से दूर रखने और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मार्च कामुनकी पहुंच गया। गुजरावाला कामुनकी में शुरका का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुजरावाला GT रोड कामुनकी पर शुरका पर फूल पत्तियां निछावर की गई। गुजरावाला में अगला पड़ाव दाजंदा किला में होगा। गुजरावाला शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लॉन्ग मार्च की तैयारियां की गई हैं। गुजरावाला आज रात लॉन्ग मार्च के शुरका शेरावाला बाग क़याम करेंगे। भारतीय फौज का घिनौना रूप, बेनिकाब भारतीय फौजी अफसरान का अपने ही जवानों की बीवियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का इंकशाफ। रियासत तमिलनाडु में तैनात भारतीय फौजी की बीवी को आला फौजी अफसर ने जिनसी हरासा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। भारतीय फौजी अफसर के असर रसूख की वजह से सिपाही की FIR तक दर्ज न हो सकी। भारतीय फौज के अफसरान दरिंदे बन गए, अपने ही फौजियों की बीवियों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने लगे। फौजी अफसरान के इस घनौने रूप से भारत दुनिया भर में रुस्वा हो गया। तमिलनाडु में तैनात भारतीय फौजी की बीवी से आला फौजी अफसरान ने जिनसी ज्यादती की और तशद्दुद का निशाना बनाया। फौजी अफसर के असर रसूख की वजह से सिपाही की FIR तक दर्ज न हो सकी। भारतीय फौज में इंसाफ के निज़ाम की अदम मौजूदगी से भारतीय फौजी सिपाही अपने अहले खाना को इंसाफ नहीं दिला सकता। मुतासरा फौजी ने वीडियो बयान में पूरे वाक़े की तफसील बताई। और अभी कुछ ही महीना पहले मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी को यहीं ले आया था गांव में। जब ड्यूटी करके मैं अपने घर गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी के साथ ज्यादती भी करने का कोशिश किया गया है, उसको मारा भी गया है। पता करने में मालूम हुआ कि मेरा सीनियर ऑफिसर मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को रेप करना चाह रहा था। मेरी विनती है कि हमें इंसाफ दिया जाए। भारतीय फौज के सीनियर अफसरान और कमांडर्स के नाराबा सलूक और इस्तेहसाल की वजह से आम सिपाहियों में मायूसी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि खुदकुशी और फरार होने के वाक़यात की शरह भारतीय फौज की दुनिया में सबसे ज्यादा है। करतारपुर में 1947 में बिछड़े एक और खानदान का मिलाप हो गया। सियालकोट के मुश्ताक अहमद की फुफ्फोजाद गुरमीत कौर और प्रताप सिंह से मुलाकात। दो खानदानों की मुलाकात पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। गरीब अवाम रोटी को परेशान, लेकिन हुक्मरानों के अलल्ले तलल्ले जारी हैं। शुजाबाद में मरियम नवाज की ताजपोशी की गई। ताजिरों ने 5 तोला सोने का ताज पहनाया। ताज की कीमत 13 लाख रुपए है। शुजाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को गरीब आवाम की बात करने पर शहर के अमीरों ने सोने का ताज पहना दिया। जी हाँ, 5 तोले ताज में खूबसूरत मोती जड़े हैं। कीमती नगीने ताज की खूबसूरती को दोबाला करते हैं। मालियत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत इस वक्त 2,27,000 रुपए से जायद है। मुल्क में जहाँ 55 मिलियन से जायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हों, ऐसे मुल्क में एक अवामी लीडर को सोने के ताज पहनाने से यकीनन अवाम के जहन में सवाल पैदा होता होगा कि हमारे ताजिर अवाम के नुमाइंदों के लिए सोने के हार लाते हैं, लेकिन अवाम के लिए अशियाए जरूरत की कीमतें हरगिज कम करने को तैयार नहीं। सोने का चमचा मुंह में लिए पैदा होने वाली मरियम नवाज की जिंदगी शहजादियों जैसी गुजरी है। शायद इनको ताजरों से मिलने वाले सोने के ताज पहनना बहुत अच्छा लगता है। ताज का ये तोहफा पहला नहीं। अभी 28 जनवरी 2023 को ही जब वो 4 माह लंदन में क़याम के बाद बरास्ता अबू धाबी पाकिस्तान वापस आ रही थी, तो उस वक्त भी तैयारे में दाखिल होने से कबल एक ताजिर ने मरियम नवाज को सोने का ताज पहनाया था। पाकिस्तानी ताजिर की जानिब से पेश किए गए ताज का सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुआ था। कमर का दर्द ना ही कोई और बीमारी। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ सुपर फिट हो गए। शहबाज शरीफ ने लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया तो बैडमिंटन खेली। इसकी टेबल पर भी शॉट्स लगाए। शहबाज शरीफ कैरम बोर्ड भी खेलते रहे। बैडमिंटन की वीडियो खुद भी शेयर कर दी। और नाजरीन, ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद में कमी वाक़ई हुई है। कराची की मवेशी मंडी में 1 लाख से ज़ायद जानवर पहुंच गए हैं। फैसलाबाद में सींगों और चक्की वाले तुर्की दुम्बे तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के बाइस कुव्वत खरीद में कमी दिखाई देने लगी। कराची की मंडी में 1 लाख से जायद जानवर पहुंच गए। फैसलाबाद में भारी भरकम तुर्की से मंगाए दुम्बे पहुंच गए। चक्की और सींगों वाले दुम्बे तवज्जो का मरकज। हम तो लेने आए थे, चक्की दुम्बा पसंद भी आ गया था, लेकिन उन्होंने रेट ही बहुत ज्यादा मांग लिया। 1.5 लाख मांग लिया। अब 1.5 लाख में तो नहीं चलेगा ना। लाहौर में जानवर महंगा, व्यापारी खरीदारों की राह तकने लगे। मुजफ्फरगढ़ के व्यापारियों ने अच्छी कीमत के लिए दूसरे शहरों का रुख कर लिया। रहीमयार खान और सियालकोट में भी बकरा मंडियां सज गईं। पेशावर की मवेशी मंडी में भाव ताव जारी, कीमतें हाई। हर कोई सस्ते और अच्छे जानवर की तलाश में। कोयटा में मंडियां लगना शुरू, मगर खरीदार ना होने के बराबर है।
پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آ گئی. پیپلز پارٹی چیئرمین پی سی بی کے لیے ڈٹ گئی. پیپلز پارٹی کا اشرف کے نام سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان. آصف زرداری نے وزیر اعظم کو پیغام پہنچا دیا. وزیر اعظم آصف زرداری کے درمیان بات ہوگی. مینجمنٹ کمیٹی کی مدت 21 جون کو ختم ہو رہی ہے. ذکا اشرف کا نام گورننگ بورڈ میں ڈالنے کی تجویز. وزارت بین الصوبائی رابطہ نے نام وزیر اعظم کو بھیجوا دیا. آسٹریلیا نے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت کو 209 رن سے شکست دے دی. بھارتی ٹیم 444 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 234 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. بھارت کی 7 وکٹیں صرف 70 رنز پر گر گئیں. آسٹریلیا کے نارتھن لیون نے دوسری اننگز میں 4 شکار کیے. کاغذی شیر اوول میں ڈھیر. لندن میں آسٹریلیا نے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت کو 209 رنز کے بھاری مارجن سے مات دے دی. ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے آخری روز بھارتی ٹیم 444 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 234 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. بھارت کی 7 وکٹیں صرف 70 رنز پر گر گئیں. دوسری اننگز میں بھارت کی جانب سے وراٹ کوہلی 49 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ اجنکیا ریہانے نے 46 اور روہت شرما نے 43 رنز کی اننگز کھیلی. آسٹریلیا کے ناتھن لیون نے دوسری اننگز میں 4 شکار کیے. اسکاٹ بولنٹ نے 3 وکٹیں حاصل کی. مچل اسٹارک نے 2 اور پیٹ کیمز نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 469 رنز بنائے تھے، جبکہ دوسری اننگز 270 رنز اور 8 کھلاڑیوں پر ڈکلیئر کر دی تھی. بھارتی ٹیم 296 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. پاکستان کے انٹرنیشنل باکسر ایشین چیمپئن آصف ہزارہ نے اپنی انٹرنیشنل رینکنگ فائٹ کا اعلان کر دیا. آصف ہزارہ کا کہنا ہے وہ انٹرنیشنل رینکنگ فائٹ 16 جون کو آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں کریں گے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانوی بادشاہ شاہ چارلز کی سالگرہ کی تقریب کے لیے ہونے والی ریہرسل میں 3 فوجی بے ہوش ہو گئے. شاہ چارلز کی سالگرہ کی تقریب کے لیے ہونے والی فوجی ریہرسل جاری تھی کہ 3 فوجی گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کوریج. 62% عوام نے دیکھا بول کی اسکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. گجرات رضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے کیونکہ الیکشن سر پر ہے، تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو. کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر. بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.